अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा वन शॉट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10 बायोलॉजी का। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये वन शॉट लेक्चर इसलिए तो हम आपके लिए लाएं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ये वन शॉट लेक्चर हम आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए अपलोड कर रहे हैं। 2 महीने पढ़े हुए हैं, बस लगातार आपने अब मेहनत करनी है और आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप भी है ना टॉप मार सकते हैं बोर्ड में। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। टुडे आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो द सेकंड चैप्टर ग्रेड 10 बायोलॉजी का। तो अच्छा, अगर आपको ज़रा याद होगा, हमने चैप्टर 1 जहाँ पे एंड किया था जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है विच इज़ एसिमिलेशन। कि सारा जो बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया, फिर न्यूट्रिशन जो फूड खाया था हमने, फूड अब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा जाता है ब्लड वेसल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब ये चैप्टर आपको उसके आगे लेके बताएगा कि जब ब्लड में फूड आता है या जो ब्लड में वो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से कैसे जा रही होती हैं, क्या उसका पूरा सिस्टम है। दैट इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम भी देखो तो ये आपको बीच में एक हार्ट नजर आ रहा होगा। दिस इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल इमेज ऑफ एन हार्ट। फिर ये कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी पाइप्स ऐसे लग रहे हैं ना कि पाइप्स हैं, और ये कुछ ट्री की फॉर्म में आपके पास बेन में डूबी चीजें, ये शाखें निकल रही है इधर उधर। अब ये क्या है, इनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सारी जो चीजें हार्ट से यूं पाइप्स लेके जा रहे हैं ना, इन पाइप्स को कहा जाता है वेसल्स। और ये जो इस तरह की जो छोटी छोटी वो है वेन्स, ये होती हैं कैपिलरीज या फिर डिफरेंट, ये भी सारी वेसल्स ही हैं। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे काम होता है, सब कुछ होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली वही जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी नीड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द लंग्स। बेसिकली आपके ब्लड, जो बॉडी में ब्लड आता है ना, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या पर्पस है, क्या इसका गोल क्या है, वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और हर जगह बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, सो अब ये इस पूरे काम को आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा होता है। तो अब हम पढ़ते भी हैं साथ साथ और करना है। अच्छा, ये एक छोटा सा जनरल फैक्ट है, जैसे हमने बायोलॉजी जब हमने क्लास 9 में स्टार्ट की तभी बताया था कि बायो का मतलब, बायोलॉजी का मतलब होता है लाइक 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। सो वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, एक तो है कार्डिया और दूसरा होता है कॉरोनरी। ठीक है, तो ये वर्ड भी ग्रीक वर्ड्स हैं। कार्डिया का मतलब इन ग्रीक इज कार्डियक, विच इज लाइक, आपने कभी सुना कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, जो समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। और जो कॉरोनरी है, ये वर्ड भी कॉर लैटिन नेम है फॉर हार्ट, कॉर, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव जिसका है वो कॉरोनरी है। तो लैटिन में हार्ट का नाम होता है कॉर, तो इसलिए कॉरोनरी सिस्टम भी कहलाता है, कॉरोनरी आर्टरीज भी होती है। सो अब जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट वगैरह भी आखिर में बनता है, एंड वे लाइक वो एब्जॉर्ब जो नहीं हो पाता है, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, दैट इज वेस्ट। वैसे ही वो फूड का वेस्ट होता है। अब यहाँ पे जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल्स हैं वो क्या हैं, वो हैं गैसेस हो गई, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। सो अब वो सब चीजें उनको भी निकालना है बॉडी से, और अच्छा सब बेसिकली सारी पॉजिटिव चीजें ब्लड में पहुंचा रहने देनी है और नेगेटिव चीजें निकालनी, दैट इज द मेन थिंग।
हम स्टार्ट करते हैं। सो अब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है लंग से और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये बात तो हमें पता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो रिमूव करना होता है ब्लड के थ्रू। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। और जो हार्ट है, हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है ना वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको दो ही चीजें मेनली नजर आएंगी, एक होगा हार्ट विच इज द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और बाकी आपको नजर आएंगे जो वेसल्स हैं, वेसल्स ऑफ सिस्टम, जिनको वेन्स या आर्टरीज कहा जाता है। वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज की फॉर्म में वेसल्स। The heart pumps blood to the body through a network of blood vessels called arteries and veins. Circulatory system is also known as cardiovascular system. हाँ, ये एक important चीज है। Also known as the cardiovascular system. Cardio means heart and vascular means refers to blood vessels. ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ऑर्गन्स जो लिंक्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम से वो क्या है? All the organs of the human body are connected to blood circulatory system. The organs connected to blood circulatory system are head, neck, heart, liver, intestine, kidney, arms and legs. तो बेसिकली पूरी बॉडी आपकी कनेक्टेड है। सही है। The function of blood vessels is to deliver blood to the organs and tissues in the body. यानी अब फंक्शन क्या है? The function of blood vessels is to deliver blood to the function organs and tissues in the body. अब ईच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैव अ डिफरेंट फंक्शन। तो अब डिफरेंट तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस कर रही हैं। सही है। सो फंक्शन क्या है इनका? कि डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। टाइप्स क्या है इन ब्लड वेसल्स की? एक है आर्टरीज। हमारे पास आर्टरीज होती है जो थोड़ी थिक वाली ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ पर ये जो नजर आ रही है। अच्छा, देखने में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगेंगी मगर दोनों में डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस अभी हम देखते भी हैं। अच्छा, आर्टरीज के लिए हम रेड कलर यूज करेंगे एंड वेन्स के लिए ब्लू कलर। ये हम बाद में बताएंगे, मैं बताऊंगी बाद में कि क्यों ये कलर्स हैं। ठीक है। सो आर्टरीज, लेट्स टेक अ पिंक कलर। ठीक है, चलो ठीक है। तो आर्टरीज है ना, ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट। अच्छा, फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। याद रखना होगा कि फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी होता है। सो इसको याद रखने के लिए एक और चीज भी, एक ट्रिक मेरे को याद रख सकते हैं आप लोग। आर्टरीज अवे फ्रॉम। अच्छा, आर्टरीज जो ना लाइक जो है ये स्टार्ट किसे होती हैं? ए से होती हैं। अब इसको इस तरह याद रखते हैं कि आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो लाइक दोनों में ए आना होता है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसकी वजह से आपके काफी सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं अगर ये रेट ना याद हो। फिर होते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स बेसिकली छोटी आर्टरीज को कहा जाता है। तो आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टेरियोल्स। arterioles. Both arteries and arterioles are very flexible. बहुत flexible होती हैं. They get bigger or smaller to help maintain your body's blood pressure. अब ये मतलब अपना साइज कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, कभी बड़े जाते हैं, कभी छोटे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा थोड़ी डायलेट हो जाएंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी साइज में। कभी अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है तो पतली हो जाएंगी। सही। फिर कैपिलरीज एक होती हैं आपके पास। कैपिलरीज दोनों को ज्वाइन करने वाली वो होती है वेसल, जो वेन्स को और कैपिलरीज को, आर्टरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बीच में नजर आ रहा है ना, ये आर्टरी है, ये वेन है, दोनों को जो बीच में कनेक्ट कर रहा है दैट इज कैपिलरी। टाइनी ब्लड वेसल्स जो टाइनी होती हैं, पतली छोटी होती हैं, एंड थिन वॉल्स। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑन द ब्लड कैन मूव थ्रू द वॉल्स एंड गेट इनटू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। द कैपिलरीज आल्सो टेक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम योर टिश्यूज। इनका ये काम होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाती हैं दूर, लोग कहना कचरा वगैरह पकड़ के ना बाहर ले जाती है। कैपिलरीज आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होगा वहां पर ये आई जाएगी। बिकॉज वेन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन सारा गंद ले रही होती हैं, आर्टरीज जो हैं वो
गंध दे रही होती है लाइक प्योर। सो आर्टरी ज्यादा साफ वाला ब्लड कैरी कर रही होती है ऑक्सीजन वाला, और वेन सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी कर रही होती हैं। तो कैपिलरीज इन दोनों के बीच में होती हैं ताकि जो इनका कनेक्शन है ना, कम्युनिकेशन जो दोनों ब्लड्स की हो रही है वो कैपिलरीज करवाती हैं। सही है। फिर आती है आपके पास वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के लिए ब्लू कलर वेन्स या जो वेन्स का छोटा पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेन्यूल्स। जैसे आर्टरीज की छोटी स्मॉलर वेसल्स आर आर्टेरियोल्स, वैसे ही वेन्यूल्स होता है venules. We can have tiny vessels called venules and get gradually larger as they near your heart. Venules receive blood from capillary. They receive the blood. ठीक है, ये ब्लड को लेके मतलब हार्ट तक जा रही होती हैं। तो और वेन्स का इसी वजह से क्या काम होगा, वेन्स कैरी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, या हार्ट तक लेकर जा रही होती हैं। याद है आर्टरीज के क्या था, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। सो ये यहाँ लिखते हैं चीज की। वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। विलियम हार्वी ने कंट्रीब्यूशन की थी, इन्होंने पंपिंग एक्शन था हार्ट का वो मतलब डिस्कवर किया था कि अच्छा ये पल्मोनरी सिस्टमिक रेडिएशन है, वो हम आगे देखेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन इब्न नफीस। अच्छा, इब्न नफीस जो थे पॉलीमैथ थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी मेडिसिन में और सर्जरी में। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था और कहा था कि कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं हो रही राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच में, ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स एंड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इसी से लिंक होगा। ब्लड मूव्स from right side of the heart to lungs and then to the left side of the heart. The small connections now known as capillaries are present between arteries and veins in lungs. Pulse rate ठीक है। अच्छा, अब ये अगर पूरी बॉडी की डायग्राम है, इसको आप गौर से देखें, ग्रीन कलर। अच्छा, सो ये हार्ट है पूरा जिसमें है। अब हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई जस्ट ड्रॉ दिस, इसको काइंड ऑफ एज अ बॉक्स याद रखना, बिकॉज इसकी अपनी शक्ल होती है हार्ट की, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इस तरह से याद रखना। अच्छा, ये अगर वो है तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज द राइट, ये हम अभी बाद में पूरा वो देखेंगे वैल्यूज वगैरह, लेकिन 2 पार्ट्स इसके होते हैं राइट साइड में एंड 2 पार्ट्स होते हैं इन द लेफ्ट साइड ऑब्वियसली। ठीक है, और उसमें ब्लड की वेन्स और सब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसके बाद हम पूरा ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ाएंगे। अच्छा, ब्लड जो है क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी ये कहीं आ सकता है कि ब्लड क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू है, इट्स नॉट सेल्स। सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा और the blood circulates in the blood vessels. Almost all the substances to be transported are present either dissolved or suspended in the blood. White cells जो हैं, जो आपके जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर जो टिश्यू बनाते हैं, वो या तो सस्पेंडेड होंगे या डिजॉल्व होंगे। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि प्रेजेंट है मगर नीचे बैठ जाएंगे। जैसे अगर आपने सैंड और वाटर को मिलाया है तो देखो वो सस्पेंशन बनती है कि चीज़ें नीचे बैठ रही होती हैं, मतलब पूरा मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। और डिजॉल्व हो जाती हैं चीज़ें, वो सोल्यूशन बनाती हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर वाला। ठीक है, अच्छा, फिर प्लाज्मा पे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारे पास एक मेन चीज़ है विच इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट्स लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा होता है। और लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है और 10% बाकी की डिजॉल्व सारी चीज़ें सेल्स वगैरह 10% होता है। ठीक है, तो और इसका मतलब बेसिकली आपके ब्लड में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स। तो जो सेल्स हैं, जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाता है। यानी अगर पूरा आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसको अगर मैं देखूँ उसमें आधे से ज़्यादा जना प्लाज्मा है, यानी कि आधे से ज़्यादा 90% वाटर है। और बाकी जो ब्लड सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सारे। फिर सब्सटेंसेस प्लाज्मा में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 7 to 9% प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिनोजेन जो है ना, वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कट लगता है, अभी अगर आपको कोई कट लगे तो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसके बाद वापस से वो वहीं जम जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब थोड़ा सा टाइटली पकड़ना पड़ता है, टिश्यू से कर लो अगर बहुत बड़ा कट है तो, लेकिन थोड़ी देर बाद या इवन अगर थोड़ी सी पट्टी भी हो जाए उसके बाद वो ब्लड वहीं रुक जाता है। ठीक है, अगर वो ब्लड रुक रहा है या वो ज्यादा बह नहीं चला जा रहा, दैट मीन्स कि आपकी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग पावर है, कि ब्लड खुद से क्लॉट हो रहा है, उसमें फिब्रिनोजेन है।
लेकिन अगर ब्लड बहे चला जा रहा है, भले बहुत पट्टियाँ भी हो गई, सब हो गया, इसका मतलब क्या है कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पा रही एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है, यानी फिब्रिनोजेन कम है। तो फिब्रिनोजेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये एक और प्रोटीन्स हैं, ये एंटीबॉडीज बेसिकली होती हैं जो कि आपको डिफेंड करती हैं अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। तो बिकॉज कोई भी बीमारी अगर आ जाए तो उसको सबसे पहले तो आपका ब्लड ही फाइट करता है ना, उससे पहले कि बीमार हो, उससे पहले बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं। सो उसमें एंटीबॉडीज आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। फिर आते हैं एल्ब्यूमिन्स जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर याद है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में थोड़ा सा कि चीज़ में अगर पानी इधर से ज़्यादा उधर जा रहा है तो अगर दोनों तरफ में एक प्रेशर मेंटेन होता है कि कहीं एक तरफ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, किसी एक तरफ बहुत कम ना हो जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर मिनरल आयंस होते हैं प्लाज्मा में, रिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह ये सब। फिर मेटाबोलाइट्स और वेस्ट्स होते हैं, यानी कि सारा जो वेस्ट मटेरियल्स है ना वो सारे होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज, लिपिड्स, विटामिन वगैरह। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन ये तो अच्छी चीजें हैं, तो एब्जॉर्ब हो गई थी। तो कुछ हमने ये बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि मेजोरिटी एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर कुछ चीजें फिर भी होती हैं जो आके आपके सेल मतलब यूरिन में आती हैं या जो मतलब पास आउट होती हैं, बिकॉज वो उतना मतलब कि ये हर चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर 100% चीजें आई थी तो 100% चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाएं, कुछ चीजें निकलनी भी होती हैं, कुछ चीजें मतलब बॉडी के लिए अपने इधर उधर रहती भी हैं, सही है। सो और इवन अगर क्योंकि प्लाज्मा की बात हो रही है, तो इस प्लाज्मा में वो वाले अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और लिपिड्स भी आप काउंट करोगे जो कि एब्जॉर्ब हो गए थे। बिकॉज याद है हमने ये बात की थी कि एब्जॉर्प्शन के बाद या एसिमिलेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन के बाद इनफैक्ट ज़्यादा जो ग्लूकोज और लिपिड्स वगैरह थे वो कहाँ चले, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कहाँ गए थे, ब्लड के अंदर। लिपिड्स थी जो लैक्टेल्स में गए थे, मगर अमाइनो एसिड्स और ये सब चीज़ें ब्लड में आ गई, तो ये ब्लड के अंदर वो सारा चीज़ें भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स। फिर यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये वेस्ट मटेरियल्स हैं। यूरिया, रिमेंबर लिवर जब डिटॉक्सिफाई करता है, नाइट्रोजन को डीअमाइनेशन करता है, तो यूरिया की फॉर्म में बन जाता है। ये यूरिया जब वाटर से मिलता है दैट बिकम्स यूरिन एंड वो बॉडी से पास आउट होना होता है। यूरिक एसिड एक वो चीज़ है जो कि अगर बहुत ज़्यादा की बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप और डाइजेस्ट रिमूव नहीं हो पा रहा बॉडी से, तो यूरिक एसिड की फॉर्म में बन जाता है, जिसकी वजह से बोन्स बहुत कमजोर होना शुरू हो जाती है कभी कभार। फिर हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा में। ऑल द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर टू बी कैरिड आउट बाय द ब्लड। फिर डिजॉल्व गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, ज़ाहिर है जिसकी वजह से सारा अपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। फिर अच्छा हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवन दो आपको डायरेक्टली सिलेबस में लिंक नहीं है, मगर आई वुड वांट कि आप जानते हैं। बिकॉज ये प्लाज्मा से अब बाकी कंपोनेंट्स ब्लड के कैसे निकाले जाते हैं, वो एक इस तरह की मशीन होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। कभी आप गए हो ब्लड देने के लिए, उसमें ब्लड टेस्ट के लिए भी अगर जाते हैं तो वो इस तरह से आपका ब्लड लेते हैं, सिरिंज से थोड़ा सा करके लेते हैं। जब ब्लड लेते हैं ना, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लड टेस्ट करवाया है कि मुझे कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई भी किसी चीज़ का भी टेस्ट करवा रही है, तो ब्लड जाता है सेंट्रीफ्यूज में, जो सेंट्रीफ्यूज इस तरह की होती है, मतलब ये गोल सा मशीन होती है और उसमें इस तरह के होल्स होते हैं, जिनके अंदर होल में आप इस तरह का अपना जिस सैंपल होता है ब्लड का वो डालते हैं। वो मशीन सेंट्रीफ्यूज क्या करती है, बहुत तेज तेज घूमती है, मतलब बहुत फास्ट घूमती है, एंड उसकी वजह से जितनी भी सस्पेंशन सारी सेल्स थे वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो बॉटल वाला पार्ट होता है, प्लाज्मा जो होता है, वो ऊपर आ जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि जितनी चीजें ऊपर थी, मतलब ये इस तरह तो अभी आपको दो दो पार्ट्स में करके दिखा दिया कि सेल्स, मगर वो इस तरह की ऑलमोस्ट शेप होती है। अगर ये प्लाज्मा है तो नीचे फिर यहाँ तक कुछ एक चीज आ गई, यहाँ एक चीज आई, यहाँ तक दूसरा आया, देन यू सी के नीचे बिल्कुल नीचे क्या बचा है। तो इस तरह से सारे आपको बॉटम लेयर तक पता चल जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे हैं, रेड ब्लड सेल्स कहाँ है, एंड उन सेल्स को फिर आप अलग अलग से टेस्ट कर देते हो कि जैसे अगर रेड ब्लड सेल्स थे उनको टेस्ट किया कितना नंबर है, जो भी चीज़ है। कभी आता है ना टेस्ट, अगर टेस्ट की रिजल्ट्स देखे हो आपने कि ब्लड टेस्ट के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती है उसमें आता है कि वाइट ब्लड सेल्स इतने %, रेड ब्लड सेल्स इतने %, तो वो जो परसेंटेज होती है वो इस तरह से ही निकलती है। जैसे यहाँ पे भी क्या लिखा है, प्लाज्मा 55% ऑफ होल ब्लड। बफी कोट एक ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें ल्यूकोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट, प्लेटलेट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स और ऑल द ब्लड सेल्स, ठीक है। सेल टाइप्स के ऊपर हम आते हैं, व्हिच इज द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इन्हें, और ये रेड ब्लड हाँ इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क होती है, नो न्यूक्लियस, याद है हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स में पढ़ा था क्लास 9 में रेड ब्लड सेल्स का। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है इनके अंदर, हीमोग्लोबिन, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है, इनर साइटोप्लाज्म व्हिच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड।
RBCs आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ। रेड ब्लड सेल्स है ना, ये बोन मैरो के अंदर बनते रहते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। और जब ये बोर्न आउट हो जाते हैं तो ये लिवर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लिवर इनको खत्म कर देता है, रिसाइकिल कर देता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए हैं इन्होंने, मगर 2 के अंदर भी काफी टाइप्स होती हैं। देयर इज वन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, जिसके अंदर डॉट डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे यहाँ पे वाली नजर आ रही है, ये ज़ोनोफिल, ये ग्रैन्युलर है, इवन ये सारे भी। फिर कुछ होते हैं ए ग्रैन्युलर, जिसमें क्लियर सेल साइटोप्लाज्म नजर आ रहा होता है। सही है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या थे? एरिथ्रोसाइट्स थे। व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं और इनके लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होते हैं। अगर आज आपके बॉडी में कोई व्हाइट ब्लड सेल बना है तो वो 3-4 दिन बाद, यानी बाय फ्राइडे सैटरडे, वो वाले व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो चुके होंगे आपकी बॉडी से, नए सेल्स आ चुके। सही है। ईच व्हाइट ब्लड सेल इज इरेगुलर इन शेप एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें होता है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर जो होते हैं, दिस न्यूक्लियस इज वेरिएबल इन शेप, साइटोप्लाज्म कंटेन्स फाइन ग्रैन्यूल्स, यानी छोटे छोटे दाने से होते हैं। ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होती हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यानी बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये वाली 3 कैटेगरीज, ये है ग्रैन्युलर और ये वाली जो दोनों हैं ये हैं ए ग्रैन्युलर, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल्स थे, ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को खा लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया आ गया फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में, तो न्यूट्रोफिल्स उसको पकड़ के इनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे। फिर जो यूजोनोफिल्स हैं, यूजोनोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं। एलर्जीज हो जाती है ना कभी कभार, कि किसी डस्ट एलर्जी होती है, लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, तो उस सब उन वाली एलर्जीज को पहले कंट्रोल कौन करता है? यूजोनोफिल्स। और अगर उसके बावजूद आपको एलर्जी हो गई, इट मीन्स कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स से बात आगे बढ़ गई एंड इट इज एक्चुअली सीरियस एलर्जी। फिर बेसोफिल्स होते हैं जो कि इंजर्ड टिश्यू और एलर्जिक रिस्पॉन्स को डील करते हैं। अगर कोई चोट लग गई आपको टिश्यू में या कोई एलर्जी का रिस्पॉन्स आ गया, तो उसको डील करने के लिए बेसोफिल्स होता है। फिर ए ग्रैन्युलर टाइप्स में 2 आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अच्छा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का मतलब क्या है कि मतलब मोनो मीन्स वन एंड लिम्फोसाइट मीन्स जिनमें मतलब ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं। सो अगर आप मोनोसाइट देखो, अभी तुमने एक ही तरह का मोनो होता है न्यूक्लियस, तो दे आर लाइक फैगोसाइट, फैगोसाइटिक इंजेस्ट बैक्टीरिया। मोनोसाइट्स भी बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, और डेड सेल्स वगैरह जो भी होते हैं उनको भी ये पकड़ के मतलब अपने अंदर इनगल्फ कर देता है। और लिम्फोसाइट जो है 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, डी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। डी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। आपने कभी सुना है एंटीबॉडीज कि अगर बॉडी वैक्सीन वगैरह भी जब बनती हैं, तो वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में आपकी एक्चुअली एंटीबॉडीज ही होती है, ये फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स हों जो कि फाइट कर सकें बैक्टीरिया से, जो भी बीमारी वाले पैथोजेंस आ रहे हैं। दे आर डी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जो पकड़ के खुद ही हार्मफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम में। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। अच्छा हाँ, जैसे इनमें टी लिम्फोसाइट्स जिनको डिस्ट्रॉय करते हैं ना, उनमें एग्जांपल्स होती हैं वायरस वाले सेल्स या कैंसरस सेल्स। फिर थर्ड कैटेगरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी तक हमने 2 कौन से पढ़े थे? एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ये थर्ड आया है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि प्लेटलेट्स वाली ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। हमने प्लेटलेट्स की बात खत्म की थी, अपनी सेशन में एंड किया था, तो हमने बात की थी कि प्लेटलेट्स वो जरूरी होता है, वो में हेल्प करवाता है। एंड आपको ब्लड क्लॉटिंग में एग्जांपल दी थी कि अगर ऐसे कभी आपको चोट लगती है, कोई कट लगता है स्किन के ऊपर, तो यू सी कि थोड़ा शुरू में ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद थोड़ी देर में वो ब्लड खुद ही से रुक जाता है। मैंने आप अगर उसमें ज़्यादा देर ना भी तवज्जो ना भी दो, या मतलब फ़ौरन से बैंडेज ना भी करें, तो अगर मतलब अनलेस कि बहुत डीप कट ना हो, अगर से अब लाइक स्किन वाला कट होता है, तो खुद ही से ब्लड थोड़ा सा निकल के वापस से वो क्लॉटिंग वहाँ पर हो जाती है। स्किन आपको लगता है कि अच्छा आना शुरू हो गई है, नज़र आ रहा होता है चोट, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा होता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड जो है जिसकी वजह से कि आपके वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, जो एक्सपोज्ड स्किन होती है, कि वहाँ से ब्लड लॉस मजीद ना हो। इंजरी तो है, लेकिन अब वहाँ से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कि ब्लड क्लॉटिंग होती किस तरह से है, ये इसके हम स्टेप्स अब पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको साथ से पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग
व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। बेसिकली अगर आपको चोट भी लगती है तो हमें तो ऊपर का पार्ट नजर आ रहा होता है, मगर असल में वो ब्लड वेसल के इंजर होने से ब्लड निकलता है, बिकॉज ब्लड तो वेसल्स के अंदर होता है। तो अगर इफ यू सी कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होने का कॉज होता है कि ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई, जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है। प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर द इंजरी। तो सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं होते, प्लेटलेट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये साथ में एक मिलके क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब एक काइंड ऑफ इस तरह की एक दान मतलब सर्कल सा एक चीज हो जाती है कि वो आ जाता है और वो उस जगह को कवर कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी पाइप देखा आपने, वाटर पाइप्स जैसे अगर होते हैं घर में, और उनमें कहीं पे कोई कट लग जाए या मतलब वो कहीं से फट जाए, तो पाइप जहाँ से लेकर अगर हॉलो पार्ट इस तरह का, अगर आप इस चीज को वेसल को पाइप की तरह समझें, तो कहीं और से पानी बहना शुरू हो जाता है या एक प्रेशर से निकलना शुरू होता है। तो अगर आपने उसको पाइप को नहीं चेंज करना, तो वहां पे आप टेप लगाते हैं या कोई तरह की मास्किंग टेप्स वगैरह होती हैं जो कि उसको पानी बहने से बचाती है, एंड देन सिर्फ जहाँ से चलना होता है वहां से। वैसा ही काम क्लॉट करता है कि जहां से एक एक्स्ट्रा जगह से ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसके ऊपर आके कवरिंग बनाना, दैट इज अ क्लॉट। ठीक है। तो a virus primary function is to maintain homeostasis. ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके जहाँ पे कोई एक्सपोज जगह होगी, कहीं से ओपनिंग होगी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया या पैथोजेंस वगैरह भी आकर अंदर जा सकते हैं ब्लड में और आपको बीमार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इम्यूनिटी का रोल भी करना होता है कि अगर वहाँ से जल्द से जल्द क्लॉट बने और उसको कवर कर दिया जाए एक्सपोज एरिया को, ताकि कोई इम्यून प्रॉब्लम आपको ना हो, या मतलब कोई बीमारी ना फैल जाए, कोई पैथोजेंस ना आके अटैक कर दें बॉडी को। सही है। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के कि क्या स्टेप्स थे। ओके। सबसे पहले तो ज़ाहिर है इंजरी होना जरूरी है ताकि कहीं से ब्लड निकले। ब्लड वेसल इज इंजर्ड और रप्चर्ड, वेसल डैमेज एक्सपोजेस कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। अब सबसे पहला तो आपको ज़ाहिर है कोई भी इस तरह की प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास ट्रिगर होना जरूरी है। तो ट्रिगर इस केस में होता है इंजरी, कि कोई चोट लगी आपको या ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई, तो जिसकी वजह से कोलेजन निकलेगा और प्लेटलेट्स वगैरह भी निकल के वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि अच्छा हमें यहाँ पे आके इस जगह को भरना है। देन होती है कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा वेसल ना, इसकी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा बीच का पार्ट ल्यूमिनस का बंद हो रहा है, थोड़ा सा कम जगह बीच में, यहाँ से डायमीटर ज्यादा है, बीच में कम हो गया, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के कुछ अगर बीच से अपना को रोक ले, कैसे इतना ना, जैसे अगर पानी पाइप से भी पानी साइड से निकलना शुरू हो जाता है, तो आप बीच में से दबा लेते हो उसको, अच्छा बहुत ज्यादा पानी ना निकले, जितना निकलना है थोड़ा थोड़ा वो तो निकल ही रहा है, लेकिन बहुत प्रेशर से ना निकले। तो वैसे ही वेसल अपने आप को थोड़ा सा रोक लेती है कि कम से कम ब्लड उस जगह से फ्लो करे, ताकि नज़ारे कम ब्लड फ्लो करेगा यहाँ से, थोड़ा जो ना जगह कम होगी तो कम ब्लड फ्लो करेगा, कम बहेगा, कम ज्यादा ब्लड लॉस कम होगा। सही है। तो इसलिए ब्लड वेसल अराउंड वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया, वहाँ पे कम से कम ब्लड जाए, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड जा रहा होगा तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ज्यादा आपका खून की कमी हो जाएगी। सही है। फिर थर्ड स्टेप होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स सब एक्टिवेट होते हैं कि अच्छा भैया हम प्लेटलेट्स ने आना है और आकर मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स उस एरिया में जम जाए, बिकॉज प्लेटलेट्स से काम ही ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। तो प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स व्हिच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स एंड इम्यून सेल। जब प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं ना, तो वो इस तरह के केमिकल सिग्नल्स भी आसपास अपने रिलीज करते हैं, जिससे ज्यादा प्लेटलेट्स आ सकें और इम्यून सेल्स को मतलब वो भी मतलब अट्रैक्ट करें कि सब आ जाओ, सब एक जगह पे फैल जाएं, ताकि हम एक अपनी आर्मी बना लेते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए थे वो इस इंजरी आ गए, यहाँ पे इसे इंजरी हुई है तो इस एरिया में आकर ना यूं मतलब आके अपनी जगह बनाने के ऐसे। सही है। देन रिलीज ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये एक बहुत जरूरी काम होता है। ये क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि अगर पूरी इन सारे प्लेटलेट्स की एक आर्मी बन गई, से फैल गई जगह पर, तो वो उस एरिया में आके अपना एक प्लग बना लेते हैं। प्लग क्या होता है कि जैसे भाई टेप वाली बात, कि उस जो एक्सपोज एरिया था जहाँ पे मतलब कट लगा हुआ था, उस जगह पे आके सब फैल जाएंगे, ताकि वहां से ब्लड ना निकले, कोई प्लेटलेट्स फैल चुके हैं उस एरिया में। जैसे आपको टेप लगा दो तो टेप वहां पे लग गई, तो दैट इज प्लेटलेट प्लग का काम वही टेप वाला ही होता है कि वो उस जगह से क्लम्प कर देना ताकि ब्लड लॉस ना हो। स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, ये इस तरह का प्लग बन गया।
रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे बिकॉज अभी पहले काम क्या था, पहला आपका गोल था कि ब्लड लॉस रुक सके। अब ये प्लेटलेट प्लग बनने की वजह से ब्लड लॉस रुक गया है, अब काम होगा शुरू क्लॉटिंग का और इसको जगह को मतलब हील करने का। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, यानी कि इंजर्ड टिश्यू जो था, टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वुंड एंड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो मतलब इंजर्ड जगह से अपनी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह रिलीज कर देते हैं जहाँ से क्लॉटिंग शुरू हो सके। फिर फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन होती है। फिब्रिन क्या था, ये वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो कि फिब्रिनोजन जिसको कहते हैं, वो फिब्रिन क्लॉट बन जाता है। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन लीड्स टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अभी पहले क्या था, प्लेटलेट प्लग था, अब नेक्स्ट आ गया फिब्रिन क्लॉट। तो ये फिब्रिन क्लॉट बन जाता है, यहाँ पे मतलब एक मैश स्ट्रिप्स बन जाती हैं और एक स्टेबल पूरा क्लॉट बनता है। देन फाइनली फिब्रिन क्लॉट बनता है, a solid mass that provides a physical barrier to prevent blood loss and stop pathogen entry। यहाँ पे प्रॉपर अब एक स्ट्रॉन्ग मास आ गया है, स्ट्रॉन्ग बैरियर आ गया है जो कि ब्लड लॉस तो प्रिवेंट कर ही रहा है और साथ साथ पैथोजेंस की एंट्री को भी रोकता है। अब हम आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पर। अच्छा, हार्ट हमने बहुत सुना है, आप ऐसे बचपन से नाम सुना होगा कि हमारा एक ऑर्गन है बॉडी में हार्ट नाम का। हार्ट क्या होता है, क्यों, मतलब इसे क्या फंक्शन है, वो सब हम पढ़ते हैं। हार्ट जो है लंग्स के बीच में, लंग्स का होता है चेस्ट वाले एरिया में, तो उनके पीछे बीच में हार्ट होता है, लंग्स की ऑलमोस्ट बीच में एक टुवर्ड्स लेफ्ट थोड़ा सा एंड अबव द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, अगर पूरी बॉडी आपकी है तो अपने बताया था ना एलिमेंट्री कैनाल वाले टाइम पे पढ़ा था कि स्टमक वगैरह से जस्ट ऊपर डायफ्राम होता है जो कि अपर बॉडी को लोअर बॉडी से थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हो। सो ये हार्ट और लंग्स है ना थोड़े से डायफ्राम के ऊपर होते हैं। It's only about the size of a fist and it weighs 7 to 15 ounces। यानी जो हार्ट का साइज अगर हम स्ट्रक्चरल बात करें तो वो फिस्ट की यानी आपकी जो मुट्ठी होती है उसके साइज का है और वो 7 to 15 ounces का वेट करता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड आना होता है और मस्कुलर ऑर्गन सारे ऑर्गन हमारे मस्कुलर ऑर्गन ही हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ सैक और द पेरिकार्डियम। अब हार्ट की जो सराउंडिंग है ना, मतलब हार्ट की जो से प्रोटेक्टेड है वो उस चीज को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, मतलब मसल जो है ना हार्ट का वो पेरिकार्डियम होता है। और हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड क्यों होता है, ताकि हार्ट हमेशा लुब्रिकेटेड रहे, ये ना हो कि इतना, बिकॉज हार्ट हर वक्त बीट कर रहा होता है। अगर आप भी अपने हार्ट पे हाथ रखकर देखें, चेस्ट पर हाथ रखें, तो यू कैन फील कि थोड़ा सा ना मूवमेंट, लब डब वाली मूवमेंट आ रही होती है। तो ये हार्ट की हार्ट बीट है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। तो अगर हार्ट इतना कॉन्स्टेंटली 24/7 बीट कर रहा है और जब से आप पैदा हुए हैं उससे पहले से बीट करता आ रहा है टिल द डेथ, तो फ्रिक्शन भी कॉज हो सकती है, बिकॉज सारे मसल्स है ना, तो अब ऊपर नीचे अगर हो गए तो फ्रिक्शन हो सकती है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि हार्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, कोई उसमें फ्रिक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डैमेज ना हो सके, कोई मसला ना हो। इसलिए ये मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ये अगर आपका हार्ट है, पेरिकार्डियम है और ये इसके बीच में हार्ट है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, दिस होल थिंग, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं जो कि ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है और इसका काम फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। सही है। सो अब हम इसके अलावा बात करते हैं बीच में ना और वो हैं मसल्स, सिर्फ पेरिकार्डियम ही नहीं है, में जो बीच का मिडिल लेयर है मतलब हार्ट और के पेरिकार्डियम के बीच में, उसको मायोकार्डियम कहते हैं हम, मिडिल वाले को मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम। और जो अंदर की लेयर है, जो सबसे इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट मसल्स है, दैट इज एंडोकार्डियम। अच्छा, अगर हम कभी भी इनसाइड की बात करेंगे या किसी भी इंटरनल चीज की बात करेंगे उसमें एंडो वर्ड जरूर आता है, ठीक है। तो जैसे कि एंडोथीलियम हम स्किन के ऊपर पढ़ते हैं कि स्किन की इंटरनल लेयर एंडोथीलियम, एंडोस्कोपी, जो भी मतलब सही चीजों की। तो इंटरनल के लिए एंडो वर्ड होता है। तो इंटरनल अगर आपके पास मसल्स हैं या इनर सरफेस ऑफ हार्ट चेम्बर्स का जो मसल है उसको हम एंडोकार्डियम ही, सही है। अब हम आते हैं हार्ट के चेम्बर्स के ऊपर। चेम्बर्स क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि डिविजन्स होती हैं, किसी बॉक्स में 4 डिविजन्स अगर हैं तो हर डिवीजन को चेम्बर कहते हैं, सही है। तो अब हार्ट जो है ना 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है, यानी ऊपर के 2 और नीचे के 2, तो उन 4 चेम्बर्स को हम मतलब चेम्बर्स कहते हैं। और जो ऊपर वाले 2 हैं वो है मतलब एट्रियम्स और नीचे वाले 2 हैं वेंट्रिकल्स, सही है। सो अब हम पढ़ते हैं हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पोजीशन इनटू 2 हाफ्स। बेसिकली इस अगर ये अगर आपका पूरा वो है, सो यूं डिवाइड होता है हार्ट, लाइक सेंट्रली डिवाइड होता है वर्टिकली। तो लाइक ये वाले राइट साइड हो गया हार्ट का, ये लेफ्ट साइड हो गया। हम हमेशा राइट और लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, मगर
ये मतलब सिर्फ ये वाली डिवीजन नहीं होती, 4 ये होती हैं। सो अपर दोनों जो है ये राइट वाले दोनों वो हैं, अब एट्रियम है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो एक हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सही। Heart consists of 4 chambers, 2 on the top, 2 on the bottom. The 2 bottom chambers are called right ventricle and left ventricle. यही बताया अभी मैंने आपको। they pump blood out of the heart. Ventricles का काम क्या होता है, जो नीचे वाले दो हैं इनका काम है पंप करना ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, लंग्स तक जाना है, वो सब आगे पढ़ेंगे फ्लो, लेकिन इनको बाहर लेके जाते हैं। और जो टॉप 2 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। दे रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट, ठीक है, क्योंकि जो सारा ब्लड पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो टॉप पार्ट्स में आता है, और जो ब्लड जाता है वो बॉटम पार्ट से जाता है। सही है। द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ ईच चेम्बर इज डिफरेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, हर वॉल जो चेम्बर है उसकी थिकनेस डिफरेंट है। थिकनेस की बात की, मसल्स की थिकनेस, पेरिकार्डियम की, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम की थिकनेस वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना लगाना है उस हिसाब से मसल्स होते हैं, उस हिसाब से आपको थिकनेस होती है। सो एट्रिया की जो है, मतलब ऊपर के जो 2 एट्रिया हैं, इनकी थिकनेस कम होती है, थिन मसल्स होते हैं, क्योंकि इनको बस ब्लड नीचे तक ही पंप करना है, वेंट्रिकल्स तक ही पंप करना है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिकर होते हैं मसल्स उनके, क्योंकि उनको बाहर तक पंप करना है। और उसमें भी जो राइट वेंट्रिकल है उसको सिर्फ लंग्स तक ब्लड पंप करना है, तो उसकी मसल्स थिन होते हैं, थिनर होते हैं। और जो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है, तो इसके मसल्स सबसे थिकेस्ट होते हैं, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। On the other hand, the ventricles have to force blood out of the heart, hence they have relatively thick walls. यही बात मैंने बताई। Especially the left ventricle, which has to pump blood around the whole body. सही है। The right ventricle has thinner than the left ventricle in a ratio of 1:3. It pumps blood to the lungs. ये सारी बातें मैंने बताई। अब हम valves के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली हार्ट के ना कुछ valves होते हैं। valves क्या हैं कि कभी जो आपने सुना हो कि मतलब ना एंट्री की जगह पे, जैसे कभी इवन आपकी अगर टैंक मोटर्स लगी होती है, उसमें वैल्व्स होते हैं कि वैल्व खोल दो, वैल्व बंद कर दो। तो वैल्व किसको कहते हैं? किसी भी ओपन ऐसा दरवाजे की तरह की चीज होती है जो कि कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या फ्लो है। सही है। सो अब हार्ट में कुछ वैल्व्स होते हैं, 4 वैल्व्स होंगे, और जो ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से कर रहे हैं, और अभी हम पूरा देखते हैं इसका। 4 वैल्व्स हैं मेनली, जब से जो मेन वाली यहाँ पे मैंने पूरी इसकी भी लगाई हुई है, 4 नविक से करते हुए बनाकर, which separate the top chambers from the bottom chambers and also move blood. Atrioventricular valve, सबसे पहला कौन सा है? ये atrioventricular valves। ये क्या करते हैं? ये एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, मतलब जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। इनको जो डिवाइड करता है, इनको जो इनके बीच का जो एंट्री पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स। ये क्या है? ये इस तरह के वैल्व्स हैं, जो एट्रिया ये है, वेंट्रिकल ये है, इनके बीच का जो पार्ट है। सही है। atrioventricular valves separate the atria from the ventricles. Each valve is composed of cusps. Cusps क्या होता है? Flaps होता है, cusps और flaps. And the valve between the right atrium and right ventricle has 3 cusps and is called tricuspid valve. ये जो बेसिकली ये वाला जो valve है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। The valve between left atrium and left ventricle has 2 cusps and is called bicuspid valve or mitral valve. तो इसको अगर mitral valve सुनाई दे तो इसको भी आप लोग bicuspid भी बोल सकते हो या bicuspid को mitral भी बोल सकते हैं, इस बात देखिए है, मगर ये 2 flaps हैं इसमें। Tricuspid valve separates the right side and bicuspid valve separates the left side. ये बात समझ में आ गई। 2 additional valves separate the ventricles from the large blood vessels. अब क्या होता है, ये ventricles में हमने क्या कहा था, ये ब्लड को बाकी पूरी बॉडी से बॉडी में पंप करता है ना ब्लड को, या मतलब ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाते हैं वेंट्रिकल्स। और हमने ये बात भी की थी शुरू में कि जब जो वेसल्स ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही होती है, उनको क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी होती है और एओर्टा होता है, जो कि सबसे मेनली आपको ब्लड को हार्ट से बाहर कनेक्ट करता है। तो इनके बीच में भी कुछ वैल्व्स हैं, कुछ फ्लैप्स हैं जो कि ब्लड को कनेक्ट कर रहे हैं। So tricuspid valves separate, हाँ ये तो है actually. 2 additional valves separate the ventricles. The pulmonic semilunar valve is between the right ventricle, ये वाला right ventricle, and pulmonary artery. So इनके बीच में ये जो नजर आ रहा है, so semilunar का मतलब क्या है? Semi means half and lunar means moon. थोड़े से हाफ मून की शेप के, मतलब यू नो इस तरह के ऐसी शेप के होते हैं ये। यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं आपको इस तरह के वेल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं, ये कहाँ पे होता है? राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी मैंने थोड़ा उठा रहा है, ऐसा इनके बीच में जो होता है, दिस इज सेमी ल्यूनर वेल्व।
और ये ब्लड को बॉडी तक लेके जाता है। हाँ, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो दोनों को हम सेमिल्यूनर वाल्व ही कहते हैं, दोनों की शेप एक जैसी होती है, मगर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में लेकर जाता है इसको कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, और जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक लेके जाता है उसको कहते हैं पल्मोनिक सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात हमें पता है। ब्लड सारी जो पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है ना, मतलब पूरी जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, वो वाला ब्लड आता है किस वेसल से? वेना कावा से। जो हेड वगैरह वाले ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है ब्लड, ऊपर की सारी बॉडी से, उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली वेसल से आ रहा है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। सही है। ये जो अपर दोनों एक वैल्व्स होते हैं, चेम्बर्स इनको कहते हैं एट्रियम, एंड नीचे के दोनों चेम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम एंड राइट एट्रियम होता है ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, लाइक पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आता है राइट एट्रियम में, जैसे कि यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड में लिखा हुआ है। फिर वो थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, वाल्व क्या होता है? एक काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट ना, कि जब इसके थ्रू गुजर के ब्लड यहाँ से नीचे चला जाए, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, ताकि ऑक्सीजनेटेड हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल सके, ऑक्सीजन आ सके। वो करके फिर ब्लड जब ऑक्सीजन लेकर लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। फिर उसके बाद बाइकस्पिड, अच्छा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी टू कस्प्स वाला। तो बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अराउंड जो है ना सबसे थिकेस्ट वॉल्स होती हैं, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ से ब्लड निकलता है थ्रू एओर्टा, एंड एज यू कैन सी एओर्टा में 3 एरोज, आपको 3 एंड लाइक लीविंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, कि यहाँ से 3 नोजल्स हैं। सो एओर्टा से बॉडी पूरी बॉडी में आपका ब्लड चला है। तो दैट इज अबाउट द पैसेज फ्लो ऑफ ब्लड। फिर हम आगे आते हैं पूरा इसका ये पढ़ने के लिए पैसेज किस तरह होता है थ्रू द हार्ट। सो जस्ट ओके, तो जब व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड प्रेशर क्लोजेस ट्राइकस्पिड वाल्व। इससे क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ब्लड नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, रिलैक्स होने से इनके ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है एंड वो नीचे चला जाता है ब्लड। लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी थोड़ा सा प्रेशर लगाया, तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड वापस ऊपर ना आ जाए। एंड ये एक बहुत जरूरी चीज है कि कभी भी बैक फ्लो नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, क्योंकि उससे ना फिर मजीद लाइक क्लॉटिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज आने हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लड जो है ना वापस ऊपर ना जा सके, और वरना प्रेशर भी जाए बहुत लो हो जाएगा। सो दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन बैक इनटू द एट्रियम। द ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। यहाँ से द ब्लड लीव बाय पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक कौन सा है? ये पल्मोनरी ट्रंक है, दिस पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं इसको। Oxygenated blood from the lungs is brought back to the heart by the way of pulmonary veins। ये जो मैंने बताया पल्मोनरी वेन्स जो है ब्लड से लंग से ब्लड को वापस लाती हैं टू लेफ्ट एट्रियम, which opens into the left atrium। हाँ, when the left atrium contracts, the blood enters the left ventricle through the bicuspid valve। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा ऊपर से नीचे। क्यों? When the left ventricle contracts, the blood ventricle pressure लगाएगा तो क्या होगा कि ब्लड सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है आपकी बॉडी की वो है एओर्टा। ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, और तो यहाँ से ब्लड लीव करता है, और फ्रॉम द एओर्टा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में सारे ब्लड जा चुका है पहले ही। कहाँ से गया है ब्लड? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से। सही है। सो यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो पूरी बॉडी में जाता है, सिर्फ लंग्स में नहीं जाता वापस। Aorta also has semi-lunar valves to prevent backflow into the left ventricle। अब एओर्टा में भी बिकॉज इतना प्रेशर से जा रहा है तो इसमें भी वेल्व्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। सेमी ल्यूनर, अच्छा ल्यूनर का किसको कहते हैं? मून, और सेमी मीन्स हाफ, तो जैसे हाफ मून की शेप के वेल्व्स होते हैं इस तरह के, लाइक सेमी सर्किल बेसिकली। ठीक है, ये यूं कर लो या यूं कहते हैं, ऐसे वेल्व्स। ताकि वापस से ब्लड बैक फ्लो ना हो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल
pumps deoxygenated blood to lungs at low pressure. This is because blood has to travel short distance. अब देखिए ज़ाहिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड को थोड़ी सी जगह दूर जाना है तो वो बहुत थोड़ा प्रेशर लगाता है, मतलब लगाता है प्रेशर, मगर इट्स वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल जिसने पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है. Also, lungs are filled with air, which creates very little resistance. The pulmonary arteries are not as muscular as the systemic arteries. The low pressure in pulmonary circulation allows easy exchange of gases in every time. क्योंकि pulmonary arteries में ना उतना ज़्यादा ना वो muscular नहीं है, like कम pressure पे सारा ये exchange वगैरह हो जाए, because ज़्यादा alveoli होते हैं और lungs बहुत मतलब delicate से organ है आपका, उसमें अगर ज़्यादा pressure से जाएगा तो lung में damage भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे low pressure से सही रहता है. अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं एल्वियोलाई वगैरह में, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, उसमें ये सब कवर हो जाएगा. नेक्स्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द बॉडी एट हाई प्रेशर बिकॉज इट हैज टू ड्राइव द ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट and all the way down to the lungs and to the legs and arms. It is required to overcome the resistance from muscles and other body tissue on the way. सही है, बाकी जो भी रेजिस्टेंस है वो सब कुछ रास्ते में खत्म किया हो रहा है. फॉर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ हार्ट बीट एंड पल्स रेट वगैरह की हमने वो कर ली. राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या है, ये राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेगी. अच्छा, कहाँ किस वेन से लेती है, वेना कावा. ये दो आपने वेन्स याद रखनी है, बहुत जरूरी है, वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन. वेना कावा क्यों जरूरी है, बिकॉज ये क्या करता है, ये आपका ब्लड जो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी जो गंदा ब्लड है पूरी बॉडी से वो लेकर आता है हार्ट तक. तो ये इज लाइक द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी. और पल्मोनरी वेन आप क्यों याद रखनी है, बिकॉज वो ब्लड लेकर जाती है जब आती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. अच्छा, ये आपने डिफरेंस याद रखेगा, जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो वो कौन से कैरी करती हैं, वो वेन्स कैरी करती हैं. लेकिन पूरी बॉडी में सिर्फ एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, बिकॉज आपको मैंने पहले की क्लासेस में बताया था कि जो आर्टरीज हैं उनका क्या काम होता है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं ब्लड को. सो यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था, कहाँ पे नहीं, नीचे कहीं लिखा था आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आर्टरीज है ना अवे लेकर जाते हैं. सो आर्टरीज में ए से याद रखना, और जो वेन्स हैं वो हमेशा अवे वो टुवर्ड्स द बॉडी जाते हैं. सो जब बिकॉज ये मूवमेंट उनकी ऐसी ही होती है, तो अब बिकॉज जो आर्टरी जो वेन आपके पास ब्लड हार्ट से टुवर्ड्स हार्ट लंग से टुवर्ड्स हार्ट लाई होती है, तो है तो उसकी डायरेक्शन में कि टुवर्ड्स द हार्ट, मगर वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड. तो ये एक्सेप्शन याद रखनी सबको जरूरी है कि जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इवन दो आर्टरीज का काम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली कैरी करती है. आर्टरी मतलब यूजुअली जो ब्लड होता है वो रेड कलर का ब्लड, इसलिए हम हमेशा आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट करते हैं और वेन्स को ब्लू कलर से, बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन अपनी ज्यादा नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये आप लोग एक एक्सेप्शन याद रखिएगा. Pulmonary arteries contain semilunar valves, ये हमने बात कर ली थी. फिर blood from left atrium enters the left ventricle और aorta से जाता है. So aorta क्या है, largest artery of the body. So वो सबसे पूरी बॉडी में सप्लाई करना सबसे largest artery है. The right ventricle pumps blood at low pressure, left ventricle high pressure. Arterial system पर आर्टीरियल सिस्टम क्या है कि इनका फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सही है, यही चीज अभी मैं बता रही थी आपको. तो मेजर आर्टरीज कौन सी है हमारे पास, सबसे जो याद रखने वाली आपको जरूरी है, एक कॉरोनरी आर्टरी. कॉरोनरी कौन सी होती है, कॉरोनरी जब भी नाम आएगा ना तो याद रखिएगा ये हार्ट के लिए बात हो रही है. कॉरोनरी सिस्टम कहते हैं हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को. कॉरोनरी वेन, कॉरोनरी आर्टरीज ये सब होती है जो हार्ट को सप्लाई करते हैं. तो अगर जो आर्टरी हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कर रही है, बिकॉज हार्ट भी ऑर्गन है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो वो उसको सप्लाई करने वाली आर्टरीज का नाम है कॉरोनरी आर्टरीज. फिर कैरोटिड आर्टरी होती है जो हेड और नेक में आपके पास होती है. अच्छा, कैरोटिड आर्टरी आपने शायद उसमें सुना कि अगर कोई मतलब अपनी जो जिसको शेयरग भी कहते हैं ना, कि जो नेक में बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट वेन जो आर्टरी नजर आ रही है, दैट इज द कैरोटिड आर्टरी, वो हेड और नेक में होती है. सब क्लेवियन आर्टरीज ये शोल्डर्स एंड आर्म्स होती है. फिर डोर्सल एओर्टा जो कि पूरी बैक में, डोर्सल हम वैसे भी डोर्सल साइड कहते हैं ना बैक साइड को, सो डोर्सल एओर्टा पूरी आपकी बैक पे चल रही होती है, लेकिन बैक साइड ऑफ द बॉडी है. फिर ब्रांचेस ऑफ डोर्सल एओर्टा कौन सी है, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक
वेन भी हेपेटिक पोर्टल वेन आपको याद होगा, शायद हमने बात की थी कि जो वेन पूरी ब्लड को लंग्स लिवर तक लिवर से आती है लेकर, तो दैट इज हेपेटिक वेन भी। ये वाली हेपेटिक आर्टरी भी लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। फिर गैस्ट्रिक नाम आ गया, तो गैस्ट्रिक भी सुन के एक स्टमक वाला लगता है, तो गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को सप्लाई करती है। रीनल किडनीज को कहते हैं, तो रीनल आर्टरीज किडनीज को देते हैं। कॉमन इलियाक आर्टरीज जो है, इलियाक क्या होती है, लेग के बारे में। तो अगर यहाँ पे इलियाक आर्टरीज आएगा, वहां बात इसकी हुई होती है लेग की, तो लेग को सप्लाई करने के लिए इलियाक आर्टरीज। नाउ कमिंग ऑन टू द वेनस सिस्टम, तो वेन्स क्या करती हैं, दे रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी ये हार्ट तक लेकर आते हैं ब्लड, जो चीज ब्लड तक ला रहे हैं, सही। अच्छा, सो मेन वेन्स क्या है, जगुलर वेन्स हैं जो हेड और नेक में होती हैं। यहाँ पर आकर हेड और नेक वाली थी कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड वेन नहीं होती, जगुलर वेन होती है, सही है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। सब क्लेवियन वेन्स होती हैं जो कि शोल्डर्स एंड नेक्स में आर्म्स होती है, तो सब क्लेवियन आर्टरीज था, यहाँ पर सब क्लेवियन वेन्स है। सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी ऑफ द हार्ट से आपको ब्लड हार्ट तक लाते हैं, और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी से हार्ट तक ब्लड लाता है। फिर कॉमन इलियाक एंड फीमरल वेन्स, तो वो लोअर लिम्स होते हैं। रीनल वेन्स किडनीज में होते हैं। हेपेटिक वेन्स लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा। फिर हेपेटिक पोर्टल वेन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने शायद नाम पहले भी सुना है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी भी आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्स है। ये क्या करता है, ये ब्लड को कनेक्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम और उसको भेजता है टू लिवर बिफोर एंटरिंग द हार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले सारा ब्लड कहाँ जाता है, लिवर में, फिर हार्ट आता है। तो बिकॉज ये बीच में एक ट्रांसपोर्ट करने वाला काम कर रहा है, तो इसमें नाम आ जाता है पोर्टल वेन। पोर्टल जो ना, हमेशा उस चीज को कहते हैं जो कि किसी चीज को मतलब कहीं से रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है, मतलब जो कुछ ट्रांसपोर्ट करने वाली बात आ रही है इसमें। सो पोर्टल वेन है, तो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंड करता है इसको टू लिवर, ताकि हार्ट से पहले पहुंचने से पहले लिवर तक पहुंचे। तो ब्लड इज फिल्टर्ड इन द लिवर में ब्लड फिल्टर होता है कैपिलरीज के थ्रू, और फिर वो सर्कुलेशन में एंटर करता है। और टोटल ओवरऑल आपके पास शायद 160 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं टोटल बॉडी में, जो कि 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स हर रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे पढ़ते हैं। सर्कुलेशन में क्या सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है सन के, सर्कुलर है, सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इट मीन्स कहीं पूरा एक चक्कर, एक पूरी बॉडी के राउंड लगा रहा है, लाइक सर्कुलर मूवमेंट है। तो अगर आप इसकी सर्कुलेशन भी देखें तो ये यूं करके लाइक ऐसा लग रहा है कि ओवर पूरा अपनी बॉडी को चक्कर लगा के वापस एक ही जगह पर आ गया, इट्स एक सर्कुलरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन में भी ऐसा ही होता है कि पूरी बॉडी टिश्यूज तक पहुंचता है ब्लड, ताकि हर जगह में पहुंच चुका हूँ, सही है। और 3 सर्किट्स होते हैं आपके पास, 3 चैनल्स होते हैं ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एक है पल्मोनरी सर्किट, सेकेंड है सिस्टेमिक सर्किट, एंड थर्ड इज कोरोनरी सर्किट, ठीक है। तो पढ़ते हैं सर्कुलरी सिस्टम है सर, हाँ। पल्मोनरी सर्किट, बिकॉज पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, जो कि हार्ट एंड लंग्स वाला, तो हार्ट एंड लंग्स का जो कम्युनिकेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होती है, सही है। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, राइट साइड से जाता है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आता है लेफ्ट में। यहाँ पे अगर आप पिक्चर भी देखो तो ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द लंग्स। ये लंग्स वाली जगह पे पल्मोनरी सर्किट नजर आ रहा है ना, देखो राइट से गया ब्लड लंग्स में, और लंग्स होता हुआ आया लेफ्ट में, ये एक सर्कुलर मूवमेंट पूरी हो गई, लाइक फ्रॉम द राइट टू द लंग्स टू द लेफ्ट एंड टू द हार्ट अगेन, सही है। सो इस तरह से फिर ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें से कम ऑक्सीजन होगी लंग्स तक, ताकि लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन ढेर बना के भेजा और वापस हार्ट में आ जाता है। आगे जब पूरी बॉडी में जो ब्लड जाए वो कम ऑक्सीजन वाला नहीं, ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड, सही है। फिर आती है सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट कौन सा होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है वो पूरी बॉडी में जा रहा है, सारी वेन्स में या आर्टरीज में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आ रहा है। फिर वेन्स में ब्लड पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी एज द बॉडी यूजेस द ऑक्सीजन। वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। तो वेन्स इसीलिए सारा वो गंदगी वाला, जिसमें टॉक्सिन्स हो, जिसमें वेस्ट मटेरियल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो वाला ब्लड लेकर आती है हार्ट तक, और हार्ट से अच्छा वाला जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेकर जाती है आर्टरीज पूरी बॉडी तक। दिस थिंग इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से निकलकर, ये देखो यहाँ पे हम वेन अगर को भी पूरा करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से इंटायर बॉडी एंड देन बैक टू द, देखो इसको भी हम इस तरह से, इसको मैं ना काम करती हूँ डिफरेंट कलर से करना है, जस्ट इज दिस ब्लू से अभी हमने किया है पल्मोनरी सर्किट को,
तो हम रेड से करते हैं। और द सिस्टेमिक सर्किट, तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से निकला, यहाँ से पूरा होते हुए आते एंड फ्रॉम द सर्कुलेशन वगैरह साइड कैपिलरी से होकर फिर राइट साइड बॉडी तक आया। ठीक है? अच्छा, जो पल्मोनरी सर्किट था वो कहाँ से निकला था? राइट से होकर लंग्स पे गया था एंड देन बैक टू द लेफ्ट साइड। सिस्टेमिक सर्किट जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से बॉडी में जाता है एंड एंटर करता है राइट साइड पे। सही है? इसीलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन एक, आप इसको पूरा एक ही सर्कुलेशन मानते हो, जो कंप्लीट वन साइकिल होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड दोनों पूरी इंटरडिपेंडेंट है ना, एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन आती है कि ब्लड, हार्ट को कैसे ब्लड मिलता है। अभी आपने दिमाग में शायद आया भी हो क्वेश्चन कि अगर ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रही है तो हमने ये बात कैसे की कि कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को कैसे ब्लड दे रही है। ये चीज सोची कभी कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है? आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? बट हार्ट तो इन इटसेल्फ हार्ट है, और हार्ट की बात हमने की कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो हार्ट को कौन कैसे सप्लाई कर रही है, और वो भी आर्टरीज कैसे सप्लाई कर रही है? तो दैट इज कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स देमसेल्व्स वाया द कोरोनरी आर्टरीज। कि वो चीज जो ब्लड है ना वो हार्ट की वेल्व्स में नहीं आता, वो हार्ट के मसल्स पे जाता है। मसल्स कौन से थे? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम वगैरह वो वाले। सही है? सो अभी उसकी डायग्राम नहीं बनी हुई, मगर दिस कोरोनरी सर्किट क्या है? जिसमें आर्टरीज ऑफ द हार्ट जो है वो ब्लड देती है। सर्किट प्रोवाइड्स द हार्ट मसल विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरोनरी सर्किट देन रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट्स राइट अपर चेंबर, और इसमें भी राइट साइड ऑफ द हार्ट पे देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है ताकि वो पूरी बॉडी में साफ होकर पाए। कमिंग ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड, ये ब्लड से जो चीजें जा रही हैं, सारा जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उनकी मतलब क्या फंक्शंस हैं वो सब हम देखें। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड में वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट। जाहिर है क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में जाता है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट है। द मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड आर डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, हार्मोन्स एंड हीट। ये सारे आके ब्लड जो है इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अब हम अलग अलग इन सारी चीजों को अलग अलग देखेंगे कैसे इन सबका 6 चीजों का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो जाहिर है आपको पता है कि एलिमेंट्री के नाम से डाइजेस्टिव सब्सटेंस लिख रहा था ताकि टिश्यूज जो है सिंपल शुगर्स वगैरह में मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये सब चीजें भी जा सकें। ठीक है? फुल स्ट्रक्चर का अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द लैक्टेल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ये सारा डाइजेस्टेड फूड की सिनोनिम होती है, क्योंकि सारे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वगैरह हमने जब लास्ट पार्ट पढ़ा था कि विलाई में जब एब्जॉर्प्शन होती है तो विलाई में हमने बात की थी कि विलस के अंदर एक विलस था, सिंगुलर विलस होता है, उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वो फिर ब्लड को लेके जाती हैं। तो ये वो वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है? डाइजेस्टेड फूड। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स करती हैं, तो वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें पिगमेंट होती है, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। सही है? सो दिस हीमोग्लोबिन जो है ये बाइंड कर लेती है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने अपने ये तो सुना है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, दे कैरी ब्लड, मगर वो कैसे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं? तो वो ऐसे ही होता है कि उनके अंदर जो पिगमेंट है विच इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स के अंदर पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में जो हीम है ना दैट इज एक्चुअली आयरन पार्ट, और ग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। जो तो वो ग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन से ये दोनों मिलकर एक कंबाइन कर लेते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर इस तरह से सेल में पूरी बॉडी टिश्यू में कैरी। द ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। फिर टिश्यूज में जाती हैं, उनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करती हैं, वापस से ब्लड खाली जाते हैं, सेल्स जो है वापस खाली जाते हैं, फिर हीमोग्लोबिन नई ऑक्सीजन कैरी करते हैं। इस तरह से पूरा चलता रहता है। So transport of carbon dioxide का हम एक्सपर्ट हैं। तो there are 3 means by which carbon dioxide is transported in the bloodstream from tissues and back to lungs। एक सबसे 3 तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1 या पार्ट ए जिसको हम कहते हैं दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयंस में मेजोरिटी फॉर्म होती है कि प्लाज्मा में चले जाएंगे बाइकार्बोनेट आयंस बनाने के। सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं और उस बना लेते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो जाता है
और थर्ड अमाउंट वो है कि थोड़ी सी जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमो उसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और वो भी एज अ फ्लूइड मूव करेगी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यानी कि जिसमें वेस्ट जैसे यूरिया है तो उसमें भी फिल्टर होता है। तो वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम सेल्स, दे गेट डिसॉल्व्ड इन द ब्लड। जो वेस्ट सेल्स से आपका एक्सक्रीट हो रहा है ना वो भी ब्लड में ही डिसॉल्व हो जाता है, वही ब्लड में ही साथ में घूम रहा होता है। द ब्लड कैरीज देम टू किडनीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज। द वेस्ट मटेरियल्स गेट फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड व्हाइल यूजफुल सब्सटेंसेस एंड एक्सेस वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स होती हैं कि ब्लड जो है वो हार्मोन्स कैरी करता है जिसमें फ्रॉम प्लेस ओरिजिन टू द टारगेट सेल्स, यानी कि जैसे आपको याद है कि हमने कुछ कहा था टारगेट सेल्स को जाके वो लगाता है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं ना डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, जैसे कि इंसुलिन भी ऐसा ही होता है, ब्लड में चला गया, अब वो ब्लड के साथ फ्लो ट्रांसपोर्ट करते हुए उन सेल्स तक पहुंचेगा जहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं कि अच्छा ये वाला हार्मोन आ गया अब हमें रिलीज करने हैं। जैसे अगर हम इंसुलिन की एग्जांपल लें तो इंसुलिन तब रिलीज होता है जब ज्यादा शुगर हो जाती है आपकी बॉडी में, तो शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन होता है। तो अब अगर इंसुलिन रिलीज हुआ है बॉडी में तो वो जाएगा कहाँ पर, लिवर में जाएगा, बिकॉज लिवर में स्टोर होती है सारी ग्लूकोज वगैरह, और वो इट शुगर तो उसमें सारे टारगेट सेल्स वगैरह वर्क करेंगे एंड हार्मोन्स दैट। ये जिन्होंने लास्ट ईयर उसमें पढ़ी है बॉडी टेम में होमियोस्टेसिस ब्लॉकेज, आई होप दैट्स क्लियर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, क्योंकि ब्लड जो टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है ताकि हीट रेगुलेशन हो सके, हीट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए हो सकते हैं। और ऐसे ब्लड जो है आपको स्किन पे फील होता है कि फ्लश स्किन हो जाती है, तो ब्लड फ्लो स्किन पे आ जाता है और बॉडी जो है वो एक्सचेंज वगैरह उसको कंट्रोल करे। कुछ कॉमन हार्ट डिजीजेस पढ़ते हैं, तो देयर आर लाइक 3 आई थिंक, हाँ 3 पढ़नी है इसमें। कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस हैं जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज हार्डन हो जाती है, यानी आर्टरीज है ना सख्त होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि जो आपकी जो के सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो आया जो मैं सारी डिफरेंट चीजें वो आर्टरीज में क्लॉग कर लेती है। तो इसमें सबसे मेन चीज तो कोलेस्ट्रॉल है। The deposits of cholesterol are called plaques, which increase in size and begin to block the arteries. आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू होता है। कभी कभार इस तरह से आपको हार्ट अटैक भी अगर आता है तो इसी वजह से आता है कि आर्टरीज इतनी ज्यादा ब्लॉक हो चुकी होती हैं कोलेस्ट्रॉल से। Plaques can also cause a clot to form on the irregular arterial wall. As long as the clot remains stationary, it is called a thrombus. अच्छा, अगर ये आपका जो क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, ये स्टेशनरी यानी एक ही जगह पे अटका हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस के। और अगर वो क्लॉट ब्रेक करके मतलब दूसरी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है तो ना उसको हम कहते हैं एम्बुलस, ना कहते हैं एम्बोलस। If the clot breaks away, it may block artery at another location. The dislodged clot moving along with the blood is called an embolus. Hardened arteries lose their elasticity and may get ruptured, a process known as hemorrhage. इसमें hemorrhage हो लगता है अगर आर्टरी जितनी हार्ड हो गई कि उनकी इलास्टिसिटी नहीं है। मतलब अभी तो आर्टरी से काम ही सारा ही है ना कि डिफरेंट जगहों पे जाके ब्लड सप्लाई करें। अगर आर्टरीज हार्ड हो गई तो ये नहीं हो पाएगा और फिर हेमरेज हो जाता है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा डिफरेंट जगहों पर। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये क्या होती है, एम्बोलस या अगर लार्ज प्लेग के ब्लॉक से ना कि वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं तो coronary heart disease portion of the heart muscle will not get supply of oxygen। इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड का एक पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं आ रही, बिकॉज वहां तक आर्टरीज पहुंच ही नहीं पा रही। सो याद है हमने बात की थी कि हार्ट के मसल्स का क्या नाम है, पेरिकार्डियम था, एंडोकार्डियम था और मायोकार्डियम था। तो ये चीज होती है जब मायोकार्डियम में यानी हार्ट मसल में ऑक्सीजन ना आ रही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पोर्शन ऑफ हार्ट मसल डाइज। इन्फार्क्शन मींस डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होती है, डेथ हो जाती है इंसान की ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मायोकार्डियल। और ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल यूज ऑफ एंजाइम दैट इज ब्लड क्लॉट। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ब्लड क्लॉट को फिर वो रिलीज करते हैं। कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है, शायद नाम सुना हो बाईपास सर्जरी का, कि उस ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोला जाता है और जो ग्राफ्ट लगाया जाता है ताकि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई उनका बेहतर हो सके। बेसिकली बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं जो ब्लॉक हो गई हैं उनमें ग्राफ्टिंग क्या होती है कि वहीं से दूसरा रास्ता खोल दिया जाए, तो किसी और आर्टरी को उसे कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहां से अब ब्लड चला जाए। तो जो ब्लॉक्ड आर्टरी वो तो वैसे ही रहती है मगर दूसरी जगह से रास्ता बना के जाता है। बाईपास को ऐसे ही मतलब होता है कि दूसरी जगह से पास करता है। देन एंजियोप्लास्टी होती है, जिस
सर्जरी होती है एंजियोप्लास्टी, जिसमें हार्ट आर्टरीज को वाइडन किया जाता है, मतलब उनको खोला जाता है। फिर प्रिवेंशन क्या है? नॉट ईट फूड rich in salt and fats, maintain healthy body weight, control blood pressure, regular work and exercise, avoid smoking, avoid stress, यही सारी। देन अंजाइना अटैक्स भी होता है। अंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, ऐसे यहाँ पे लिखा है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट हैपेंस व्हेन द हार्ट इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर ब्लड में आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही तो एंजाइना का मसला हो सकता है कि आपको उसकी सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई, और हार्ट जो ज़्यादा फास्ट बीट करता है, ज़्यादा हार्ट करता है, उसमें एंजाइना से पहले ब्लड प्रेशर बहुत आपका हाई हो जाता है। Angina is not a disease, it is a symptom and a warning sign of heart disease. The main symptoms of angina are fatigue, nausea or vomiting, shortness of breath and sweating alone. These are issues. वेलकम टू फेडरल की मार्जिन। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.9 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। ये है हमारा आखिरी पार्ट हमारे इस चैप्टर का, और इससे हमारे फिर चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम एमसीक्यूज और चैप्टर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमें करना है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट ये है क्या। तो सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले आती है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता, वैसे हर किसी को पता है, लेकिन स्मोकिंग क्या होती है कि आप सिगरेट लेते हैं। ठीक है, सिगरेट आपने ली, ये आपको इमेज में दिखा दी, आप इसको जलाते हैं। इसको जलाने से क्या होता है, इसके अंदर कुछ थोड़े से केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़े से केमिकल्स हैं वाइट वाले एरिया में। ये क्या होते हैं, ये बर्न होते हैं, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये केमिकल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये केमिकल्स बर्न होते हैं, इससे है ना हवा निकलती है। आप इस हवा को इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं इस हवा से और फिर बाहर फेंकते हैं, उस हवा को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल करते हैं इस हवा को। इनहेल एक्सहेल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वरना आप हवा अंदर लेते हैं और फिर बाहर देते हैं। ठीक है, अपने नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू। तो ये सिगरेट होती है पीना, सिगरेट पीना ही होता है। जिसको नहीं पता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये क्या, इसके बारे में क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स की। यार अच्छा, स्मोकिंग लोग करते तो हैं, लेकिन इसके हार्मफुल क्या है, उसके नुकसानात क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, किसके ऊपर, हमारे दिल के ऊपर। कि भाई ये दिल को क्या कर रहा है। ऊपर से तो भाई आपने देखे होंगे, आपके जो बड़े होते हैं वो कहते हैं अरे स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, बहुत चीज़ें होती हैं, और वो हम अब पढ़ने वाले हैं कि अच्छा स्मोकिंग से लोगों की है ना क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, उनका दिल है वो ख़राब हो जाता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी है ना बुरी चीज़ें होती हैं, वो है ना हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या, सबसे पहले तो पहली लाइन है, स्मोकिंग डैमेजेस द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, पहली बात यही लिखी हुई है कि भाई आपका जो दिल है और साथ में जो आपकी ब्लड वेसल्स, जहाँ पे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ये वाली जो है, इनको तो सबसे पहले ये है ना डैमेज कर देता है भाई, वहा कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, स्मोकिंग स्पीड्स अप द क्लॉगिंग एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। क्लॉगिंग एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज के आर्टरीज क्या है, सबसे पहले तो कोरोनरी आर्टरीज, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, किधर गया, ये हमने 2 पेज पहले 3 पेज पहले, ये यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। कि अच्छा आपके दिल को खून चाहिए ताकि उसको है ना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो उसको खून कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी होती है। क्या करती है वो, खून होता है, दिल को भेजती है ताकि उसको है ना न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सके। मेन काम तो हमारी कोरोनरी आर्टरी का होता है। तो जब आप सिगरेट पीते हैं ना, तो कोरोनरी आर्टरी है, ये समझे आपकी, मैंने यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी ऐसे यूँ बनाई। सिगरेट पीने की वजह से क्या हो जाता है कि ये ना छोटी बन जाती है, तो ये बिफोर की मैंने यहाँ पे बनाई, और सिगरेट पीने के बाद समझे ये है ना छोटी सी ऐसे ही हो जाती है, ये है ना नैरो हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ क्या होती है, बीच में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें है ना ऐसे ही अटक जाती है यहाँ पे, तो वो क्लॉगिंग होती है। क्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, क्लॉगिंग आपने देखा होगा ना यार, अब जो पाइप होते हैं पानी के पाइप, ये तो गलत क्लॉगिंग आ गया, क्लॉगिंग ऑफ पाइप, ये तो डांसिंग वाला पाइप आ गया, क्लॉगिंग आ गई, तो क्लॉगिंग ऑफ पाइप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लॉगिंग में क्या होता है यार, ये देखिए यहाँ पे पानी फंस जाता है और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक और क्लॉगिंग दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये क्लॉगिंग देखिए, ये देखें ना यहाँ पे, ये यहाँ पे मिट्टी इसके अंदर है ना, पाइप के अंदर फंस चुकी है। तो अब देखिए ये छोटी सी जगह है, सिर्फ यहाँ से है ना हवा जहाँ से है ना पानी जा सकता है, बाकी पूरा है ना क्लॉग हुआ है, मतलब वहाँ पे सीमेंट डाल दी गई है। अब ये जैसे देखें बिफोर आफ्टर, ठीक है, आप
ये लेफ्ट वाला जो है ना ये क्लॉग हुआ हुआ है। क्या मतलब यार यहाँ पे चीजें ना अटकी गई हैं, पाइप में ना फंस गई हैं, पत्थर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार पानी इतनी मजे से जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जगह कम हो गई। वैसे ही आपकी जो करोनरी आर्टरी है क्लॉगिंग हो जाती है, चीजें यहाँ पे फंस जाती हैं, जिससे छोटा हो जाता है। तो क्या होता है कि हवा जो आपका खून है ना वो सुकून से जा नहीं पाता, वो रुक जाता है। फिर उसको ऐसे ही यूं करके ऐसे ही जाना होता है। समझे? जैसे गाड़ियाँ होती है, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, जितने ज्यादा आप स्पीड ब्रेकर डालेंगे तो गाड़ी स्लोली जाएगी ना। अगर जितने ज्यादा आपके स्पीड ब्रेकर होंगे, जितने ज्यादा आपके ट्रैफिक सिग्नल होंगे, जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी, तो आपकी गाड़ी बहुत ही आराम से जा पाएगी। तो वैसे ही खून का भी वही होता है कि आपकी जो करोनरी आर्टरी है वो क्लॉग अप हो जाती है, छोटी हो जाती है, रोड छोटा हो जाता है गाड़ी का, तो रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो खून इतने मजे से जा नहीं सकता। आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, वो सुकून से, वो है ना आराम से जा नहीं सकते आपके दिल तक। और दिल ही आपका जो दिल नहीं है तो भाई कुछ नहीं है। और ये मैं प्यार की भाषा नहीं बोल रहा, मैं बायोलॉजी की है ना भाषा में बोल रहा हूँ कि भाई दिल नहीं होगा तो आप है ना जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन दिल बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि स्मोकिंग करने से है ना आपका दिल है भाई, जो करोनरी आर्टरीज है वो छोटी हो जाती हैं। ठीक है? और क्लॉग अप हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो वो है ना कम हो जाता है, नंबर 1। ठीक है? तो खून कम जा रहा है, तो खून जब कम जाता है तो क्या होता है उससे, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं। ठीक है? दूसरा क्या हो रहा है भाई, हार्ट अटैक आ सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेस द रिस्क, चांसेस आपको हार्ट अटैक आ जाए भाई बढ़ जाते हैं। ठीक है? अब आते हैं कि यार अच्छा ये जो सिगरेट होती है इसमें केमिकल्स कौन से होते हैं? ये केमिकल्स, तो सबसे पहले टोबैको होता है। ठीक है? टोबैको के अंदर क्या होता है? ठीक है? टोबैको के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो निकोटीन। ठीक है? निकोटीन क्या है? एक ड्रग है, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाता है। ठीक है? तो मतलब क्या होता है, हार्ट आपका ज्यादा जोर से काम कर रहा होता है, हार्ट वर्क्स हार्डर। मतलब क्या, बीपी बढ़ने का क्या मतलब है, आप अपने दिल को कह रहे हो कि भाई मुझे ज्यादा और खून चाहिए। क्यों? क्योंकि यार आपकी वो जो करोनरी आर्टरीज है वो छोटी हो जाती है, तो आपको ज्यादा प्रेशर मारना होता है। जब आप ज्यादा प्रेशर मारते हो, आपका दिल टेंशन में है भाई, दिल को आप खाम की टेंशन दे रहे हो, क्योंकि आप है ना कह रहे हो नहीं मैं तो भाई सिगरेट पीऊंगा। टेंशन आती है, जिसकी वजह से आपका दिल है ना, उसके ऊपर आप जितनी ज्यादा टेंशन और प्रेशर डालोगे वो भी थकता जाएगा, और वो भी है ना ऐसे ही स्लो स्लो होता जाएगा, वो भी है ना डिफेक्ट होता जाएगा। तो एक चीज, कभी है ना खाम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके भी आपको कहते हैं कि यार खाम की टेंशन ना लिया करें, ताकि दिमाग है ना उसके पास सुकून हो। वैसे ही दिल को भी सुकून दिया करें, खाम की टेंशन ना हो, उसको खाम ज्यादा जोर से खाम है ना उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, प्रेशर कम हो। ब्लड प्रेशर जो है आप खाम बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपका अगेन ब्लड फ्लो है ना कम हो गया उसकी वजह से। ठीक है? तो एक तो ये होता है, ये आपका निकोटीन ड्रग है ना ये। दूसरा क्या है कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, जो कि क्या करती है कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है ब्लड से। तो मतलब क्या है कि ये मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, आपके ये हो गए आरबीसी। ठीक है? रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि इस जगह पे है ना ऑक्सीजन जाना चाहिए। ठीक है? इस जगह पे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन O2, ठीक है, वो इस जगह पे जाता है। फिर ये रेड ब्लड सेल है ना, ये आपकी क्या है, ये है ना बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है, और जैसे इस पार्ट पे चला गया, ये आपका दिल हो गया। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे है ना इसने जाके ऑक्सीजन है O2, वो उसने है ना सांस लेने के लिए मतलब दे दिया दूसरे पार्ट को। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना आपकी ऑक्सीजन की सीट पकड़ लेता है। ठीक है? तो क्या होता है कि फिर है ना ये जो देखे ना ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन नहीं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपकी है ना बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। समझे कि जैसे आपकी गाड़ी की सीट हो गई, ठीक है, गाड़ी की आगे वाली गाड़ी में अगर या बाइक ले लें, ठीक है, बाइक लेते हैं, बाइक में 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है? पहले दोनों जगहों पे, ठीक है, ऑक्सीजन बैठ रहे थे। अब क्या हो रहा है, एक जगह पे ऑक्सीजन है और एक जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास है ना कम लोग पहुंच रहे हैं, कम लोग बाइक पे बैठ रहे हैं। ठीक है? काम के बंदे है ना कम बैठ रहे हैं। वैसे ही है ना कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि बैठ गई, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन है ना कम हो गया, तो आपके पास आपकी जिस्म में है ना कम ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है? तो
बाइक वाली एग्जांपल ले लें, बाइक पे जितने ज़्यादा काम के लोग बैठेंगे उतना ज़्यादा काम होगा ना, वैसे ही बाइक पे आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बिठाएंगे वैसे ही उतना आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन अभी कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब बैठ गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोई काम का है नहीं हमारा, और वो तो है भी पॉइजन, लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइजनस गैस है। तो आप है ना मतलब समझे जो शहर है वो अपने पास लेके जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन है ना सांस लेने के लिए वो कम हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस है ना डबल हो जाते हैं। मतलब अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसमें से है ना 70 लोग आपके वो हैं जो कि सिगरेट पीते हैं, और 30 लोग वो हैं जो सिगरेट नहीं पीते। नंबर 1। ठीक है, फिर नंबर 2, स्ट्रोक इज मोर देन हाई देन ट्वाइस एज समवन हु डज नॉट। ठीक है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस दोनों डबल हो जाते हैं, और डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डबल से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको है ना हार्ट अटैक और स्ट्रोक आए। ठीक है, ये हैं आपके स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट। इसलिए कहा जाता है बच्चों सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बुरी चीज़ है। अब लोग फिर भी पीते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मज़ा आता है। शॉर्ट टर्म में मज़ा आता है, लॉन्ग टर्म में आप जल्दी मरेंगे। लॉन्ग टर्म में आपके पास है ना जो हार्ट है, जो दिल है आपका, उसको खामखाम आप टेंशन दे रहे हैं, उसकी वजह से वो है ना समझे पुराना होता जा रहा है। अब आपको नया दिल तो नहीं मिलेगा। लाइट बल्ब हो गया, लाइट बल्ब आप जितना ज़्यादा चलाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। अब लाइट बल्ब तो आप जाके दुकान से नया ले सकते हैं, दिल तो आप दुकान से नहीं ले सकते हैं। दिल के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, और दिल खरीदने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। तो दिल तो आप समझे मतलब दुकान पे जाके जैसे चॉकलेट नहीं है कि आप कहीं से भी ले लिया, नहीं। इसलिए सिगरेट नहीं पीते, और इसमें जो केमिकल्स होते हैं जहर होता है, ये ड्रग है यहाँ पे। और ये मैं दूसरे पहले से यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले तो निकोटीन है, ड्रग है, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। इसलिए आप है ना सिगरेट नहीं पीते। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे। तो अब है ना इससे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैंने सारे लेक्चर्स है ना प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वो वाले लेक्चर्स पहले देख लें, फिर आप है ना एमसीक्यूज हमारे आगे के देखें। ठीक है, अगर आप जाएंगे फेडरल कमांडर यूट्यूब चैनल पे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, सारे लेक्चर्स A to Z सब कुछ शुरू से इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक अपलोडेड है। अब हम एमसीक्यूज शॉर्ट और एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सारे के सारे सॉल्व करें। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।